नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात बहुत ही खतरनाक और फर्जी झटपट लोन देने वाले चाइनीज ऐप्स की। दरअसल कहीं शॉपिंग करनी हो, कोई बिल जमा करना हो या किसी और काम के लिए रुपए कम पड़ जाएं, तो हम और आप अक्सर तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, लोन ऐप पर लॉगिन कर लेते हैं और पूरी जानकारी भरने के बाद लोन के लिए अप्लाई करने पर कुछ ही मिनटों में हमारे अकाउंट्स में पैसे भी आ जाते हैं। फौरी तौर पर तो हमें राहत मिल जाती है। डाउनलोड होने के बाद लोन ऐप्स को मोबाइल के फ़ोन कॉल्स, ऑडियो, वीडियो और फोटो गैलरी तक पहुंच बनाने की हमें परमिशन भी हम कई बार उन्हें चाहे अनचाहे हम दे देते हैं। बस यहीं से शुरू होता है आपको ठगे जाने, आपको ब्लैकमेल किए जाने और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने का सिलसिला। लोन नहीं चुकाया तो बहुत अधिक जुर्माना भी वो लगाते हैं और चुका भी दिया तब भी आपकी निजी तस्वीरें जो आपकी फोटोज हैं गैलरी में, उन तक उन ऐप्स की पहुंच बनाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। लोग बड़े पैमाने पर इन चीनी ऐप्स के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर, बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दूसरे मेहमान सुविमल भट्टाचार्य जी, जो कि डिजिटल तकनीक के एक्सपर्ट हैं। हम अपने मेहमान के पास चलें, लेकिन उससे पहले हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स के हैं, और हमारे साथ अनिल सर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से हमने कहा कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स है, इसका आज के तारीख में बहुत से लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, चाहे अनचाहे। जैसा कि हमने कहा कि वो आपसे परमिशन ले लेते हैं कि हम आपके फ़ोटोज़ तक, हम आपके वीडियोज़ तक हमें परमिशन दीजिए, और लोग चूँकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है वो इन चीज़ों को दे देते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे केसेस सर आ रहे हैं। अभी हमने देखा है एक लड़का इंजीनियरिंग का, उसने उसी ऐप से लोन लिया, लोन नहीं चुका पाया, उसके साथ कुछ ऐसा इनजस्टिस हुआ, उसने सुसाइड तक कर लिया। तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार, आरबीआई गंभीर है, लेकिन ये सारा मामला है कि अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। मैं सबसे पहले तो मनी मंत्रा को बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत जो ज्वलंत इशू है, मुद्दा है, उसके ऊपर आज का प्रोग्राम आधारित है। और ये जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जी, उनसे मैं सबसे पहले ये आग्रह करना चाहूंगा, कभी भी इस तरह के ऐप्स के चक्कर में मत पड़िए। आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और हो सकता है जैसे अभी किसी ने सुसाइड किया, 2-3 और भी केसेस हुए हैं, कहीं आप ऐसे उसके विक्टिम ना बन जाए। अब ये चाइनीज ऐप है क्या? चाइनीज ऐप आप गूगल पे स्टोर, हर एक के मोबाइल में होता है, ऐप स्टोर होता है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वो बहुत कैची वर्ड्स होते हैं कि 5 मिनट में लोन लीजिए, इंस्टेंट लोन, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी उसके अंदर आपको जायदाद या कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। अब यह ध्यान देने की बात है कि कोई भी फ्री में लोन नहीं बांटता। और लोन जो इस तरह के जाते हैं, वो कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर की हमारे देश में है और उनके ऊपर आरबीआई का रेगुलेशंस है। इस तरह की कोई भी संस्था इनके साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये लोन देते हैं, बदले में क्या लेते हैं? आप सोचते होंगे हाँ जी, कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, हम लोन दे या ना दे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कोई लोग जो बैठे हैं, ये बड़े ही जालसाज किस्म के लोग हैं। ये क्या करते हैं कि आपको लोन में देने से पहले, आपको उस ऐप में एक्सेस देने से पहले, आपका जितना भी पर्सनल डेटा मोबाइल में, उसका एक्सेस का परमिशन मांगते हैं। जब तक उसके एक्सेस का परमिशन नहीं मिलेगा, आप उस ऐप में आगे जाकर आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितनी आपकी फोटोज हैं, आपके मोबाइल में सब स्टोर होती है, जितना भी आपका गोपनीय डाटा है, वो सब उनको एक्सेस हो जाए। आपने लोन ले लिया, सबसे पहले तो लोन की जो शर्तें हैं वो बहुत ही, जो एक्सेस में जो अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु में, जहां जारी G20 डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तर बैठक में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।
I welcome you to Namma Bangalore. This is a city that is home to science, technology, and the spirit of entrepreneurship. There is no better place than Bangalore to discuss the digital economy. Friends, India's digital transformation over the last 9 years is unprecedented. It all started with the launch of our Digital India initiative in 2015. It is powered by our unshakable belief in innovation. It is driven by our commitment to speedy implementation, and it is motivated by our spirit of inclusion, leaving no one behind. The scale, speed, and scope of this transformation is beyond imagination. Today, India has over 850 million internet users enjoying some of the cheapest data costs in the world. We have leveraged technology to transform governance, to make it more efficient, inclusive, faster, and transparent. Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar, and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. Our online public procurement platform, the government e-marketplace, has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion
in all the diverse languages of India. Excellencies, India's digital public infrastructure offers scalable, secure, and inclusive solutions for global challenges. India is an incredibly diverse country. We have dozens of languages and hundreds of dialects. It is home to every religion in the world and innumerable cultural practices, from ancient traditions to the latest technologies. India has something for everyone. With such diversity, India is an ideal testing lab for solutions. A solution that succeeds in India can be easily applied anywhere in the world. India is ready to share its experience with the world. We offered our CoWIN platform for global good during the COVID pandemic. We have now created an online global public digital goods repository, the India Stack. This is to ensure that no one is left behind, especially our brothers and sisters from the global south. Excellencies, I am glad that you are working to create a G20 virtual global digital public infrastructure repository. Progress on common framework for digital public infrastructure will help create a transparent, accountable, and fair digital ecosystem for all. I also welcome your efforts to develop a roadmap to facilitate cross-country comparison of digital skills and to set up a virtual center of excellence on digital skilling. These are important efforts to meet the needs of a workforce which is future ready. As the digital economy spreads globally, it will face security threats and challenges. In this context, it is important to build consensus on the G20 high-level principles for a secure, trusted, and resilient digital economy. Friends, technology has connected us like never before. It holds the promise for inclusive and sustainable development for all. We in G20 have a unique opportunity to lay the foundations of an inclusive, prosperous, and secure global digital future. We can advance financial inclusion and productivity through digital public infrastructure. We can promote the use of digital technology by farmers and small businesses. We can establish the framework to build a global digital health ecosystem. We can also develop a framework for safe and responsible use of artificial intelligence. Indeed, we can build an entire ecosystem for technology-based solutions to address the challenges faced by humanity. All it needs from us are the 4 C's: conviction, commitment, coordination, and collaborations. And
I have no doubt that your group will take us forward in that direction. I wish you all a very productive discussion. Thank you. Thank you very much. तो अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। वो डिजिटल इकोनॉमी मंत्रिस्तरीय बैठक जो चल रही है बेंगलुरु में, उसको वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही इस दौरान। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा उन्होंने क्या कुछ अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है, रिमार्केबल काम किया है। और इस अभियान की शुरुआत भारत में 2015 में जब आई थी हमारी सरकार, 2014 में, उसके ठीक 1 साल के बाद डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हमने की थी। उन्होंने ये कहा कि जो डिजिटल इंडिया की जो भावना है वो समावेशिता का है, इंक्लूजन की भावना हम इसके पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरे विश्व में और भारत में खासकर 850 मिलियन आज की तारीख में नेट के यूजर्स हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया का काम ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस की बात हो, इंक्लूसिवनेस की बात हो, फास्टरनेस की बात हो या फिर ट्रांसपेरेंसी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जैम का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने 10 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, ये भी एक डिजिटल इंडिया का उदाहरण है। डीबीटी की बात हो, जेम पोर्टल की बात हो, जेम पोर्टल में सरकारी खरीद होती है, प्रोक्योरमेंट की जाती है सरकार की तरफ से, उसमें भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए हिसाब से इंडिया जो है वो एक टेस्टिंग लैब बन चुका है तमाम वो सॉल्यूशंस के लिए। क्या कुछ हो सकते हैं उसके लिए भारत में वो टेस्टिंग लैब हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस दिशा में भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और उसका जो फायदा है वो हर उम्र और हर व्यक्ति तक, समाज के हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें जो कि डिजिटल इकोनॉमी जो बैठक चल रही है इस वक्त बेंगलुरु में, उसको पीएम वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। हम लौटेंगे आज की जो अहम हमारी जो चर्चा का विषय है वो है कि चाइनीज लोन ऐप्स और इसके जंजाल में जो लोग फंसते जा रहे हैं उसकी वजह से अब सुनने में ये भी आ रही है खबरें कि कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड उनका वो किए हैं। तो ये क्या है मामला और इस पे कैसे लगाम लगाई जाए? हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इससे पहले डॉक्टर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सुविमल भट्टाचार्य जी भी इस वक्त अब जुड़ चुके हैं, जो कि साइबर मामलों के जानकार हैं। सुविमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अनिल साहब के पास आऊं, लेकिन उससे पहले सुविमल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। और मेरा सवाल, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अनिल जी से, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें हैं, लोगों को जानकार बनने की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल ये कि हमारे देश के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं आईटी प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इस तरह के जो चाइनीज ऐप्स हैं वो अपने आप को यहाँ पे विस्तार दे रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में हालांकि सरकार और आरबीआई एक्शन ले रही है, उनके खिलाफ कदम उठा रही है, लेकिन कैसे लोग इससे बच सकें आपकी नजर में? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री के भाषण के पहले मैंने अपने डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट से भी सुन रहे थे कि ये एक ट्रैप ऐसा है कि ये लोन ऐसे कंडीशंस पे देते हैं कि आप उसके ललकारे में फंस जाते हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बड़ा सिंपल लगता है, कोई आपकी कोलेटरल देना नहीं पड़ता है। और इसके बाद जो ये ट्रैप में लाने के बाद पहले तो आपकी ऐप से सारे माध्यम से, आपकी फोन से सारी इंफॉर्मेशन नहीं उठाते, इसके बाद आपको ब्लैकमेल करते रहते। अब बात जो आती है कि इसमें ये एक गंभीर साइबर सिक्योरिटी की मामला है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब भी वो ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं तो ये एक साइबर अपराध की तरह हमारा कानून के हिसाब से साइबर अपराध की मामला होता है। और इससे बचने के लिए पहले तो सबसे पहली बात होती है कि आप किसी तरीका की ऐसे लोन या एप्स में कभी आप अपने आप को इसमें विश्वास ना करें, आप इसको कभी आप जाके इसको क्लिक ना करें। और हालांकि बात ऐसे आते है कि नाम ऐसे होते हैं कि इसको ये कहाँ से है, ये चाइना से है या इंडिया से है या कि ट्रस्टेड है, इसके कोई समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे जो
सिंपल सी बात लोगों को बताना ये है कि हम जैसे अपनी ये दुनिया में रियल लाइफ में हम जैसे लोगों को वैसा विश्वास नहीं करते हैं कि कोई हमें ऐसे कोई पैसा दे देगा किसी कोलेटरल के बिना, तो इंटरनेट में क्यों दे, हमको उसी वक्त इस कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इंटरनेट में तो हम किसी को देख भी नहीं सकते, जानते नहीं कहां से क्या कर रहा है, क्यों उनसे हम लोन ले। और पहली बात होते है कि हमको इस चीज में नहीं पड़ना। दूसरी बात, अगर ऐसे लोन एक्टिविटी के शिकार होते हैं तो हम तुरंत लॉ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए तो वो पुलिस को भी डरते नहीं, वो ये सारे जो ऐप वाले होते हैं वो ऐसे ऐसे जगह से ऑपरेट करते हैं कि बहुत समय पुलिस भी इनको पकड़ना मुश्किल होता है। वो डरते नहीं है, वो उस तरीके से आपकी ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं। लेकिन सुविमल जी, चूंकि इस तरह की चीजें आती हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू सोशल मीडिया पे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहती है, बहुत से लोग उस इंफॉर्मेशन को सहारा लेते हुए प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेरा सवाल प्ले स्टोर को लेकर है कि क्या हम वहां पे चेक लगा सकते हैं क्या कि इस तरह के जो फर्जी ऐप्स हैं, चाइनीज लोन ऐप्स हैं, वो डाउनलोड ही ना हो सके हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं? क्या हम उस लेवल पे चेक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल चेक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि हम सेक्शन 69A IT एक्ट की माध्यम से हम ऐसे ऐप को हम ब्लॉक कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजन है और इसके साथ जो रूल्स अक्टूबर 2009 में बनाया गया। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्ले स्टोर या आईफोन की उस दोनों प्लेटफॉर्म्स जिसके माध्यम से ये सारे ऐप आते हैं, इसके ऊपर सरकार को कड़ा कदम लेना पड़ेगा। विशेषकर आरबीआई को इनसे ये क्लियर एक डायरेक्शन होना चाहिए। इस तरीका से ये इसका जो वेरिफिकेशन, ऐप का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है और वो किस ऐप को, इस तरीके के लोन ऐप को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से पब्लिक के सामने रखे, वो ये आरबीआई या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का पहले ही वो शेयर करना पड़ेगा और उनकी बेसिस के ऊपर वो ऐसे ऐप्स को अपलोड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अनिल सर, मेरा सवाल अनिल सर आपसे ये है कि ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट और आरबीआई लोगों को बताए कि या फिर जो प्ले स्टोर है उनके साथ वो बातचीत करें कि ऐसे ऐप्स को वो अपने यहाँ इंस्टॉल ही होने ना दें। एक तो यहाँ पे हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरी बात की खबर ये भी आ रही है कि इस तरह के जो लोन ऐप्स हैं वो बहुत सारे हमारे जो NBFCs कंपनी है जो कि बंद पड़ चुकी हैं, NBFC के सहारे भी इस तरह की लोन जो ऐप्स हैं वो लोगों को लोन देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के कानून के हिसाब से, आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से लोन लेने का काम खाली आरबीआई से जो स्वीकृत बैंक है और NBFCs हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कर सकते हैं। तो हमें ये बात ध्यान देने की कि जो NBFC का नाम लेकर ऐप बन रहे हैं वो सब फेक है और ये तकरीबन सभी जितने भी ऐप्स हैं सब वो फेक है। अलग अलग नामों से, मिलते जुलते नामों से लोगों को, नासमझ लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। कभी भी इनके ट्रैप में हमें नहीं आना है और कभी भी इस तरह के ऐप को हमें डाउनलोड करने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमें आज ही लोन चाहिए, वो तकरीबन इन चाइनीज ऐप के विक्टिम बन रहे हैं। ऐसे में उनको चाहिए कि इस तरफ ना जाके दुनिया भर के तमाम NBFCs हैं, बैंक्स हैं और दुनिया भर की अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां की लोन आसान किस्तों पर और समय पर बिना किसी समय गवाए वो मिलता है। लेकिन अनिल सर, मुझे एक चीज बताइए कि क्या इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे फर्जी ही हैं या फिर उसमें कुछ ठीक भी हो सकते हैं? नहीं, उसमें कोई आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी ऐप इस तरह की लोन देने का काम नहीं कर सकता। इट इज इलीगल। तो जितने भी ये ऐप्स हैं, न केवल ये फ्रॉड है बल्कि इलीगल है, ये ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पीछे सरकार ने तकरीबन 800-900 के उनको बैन भी किया था, लेकिन वो अलग अलग नाम से दोबारा से वो खुल जाते हैं।
ये तकरीबन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने फोन पे फेक कॉल्स आती है हमारे पास कि आप फला अपना जो कोड नंबर है वो बता दीजिए, या अपना जितना भी पैन नंबर है वो बता दीजिए। तो इस तरह का कभी भी कुछ इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये पूरे फ्रॉड्स हैं, एक बार इस चक्कर में पड़ गए तो आपकी जिंदगी पूरी हेल हो जाएगी। पैसे तो जो मिले उसका तकरीबन 10 गुना भी आप दे करके उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। कुछ ऐसे केसेस हैं उनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको सोचिए कितना है, बहुत ज्यादा, 2000% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ऐसा कोई चुका पाएगा उसको? और अगर नहीं चुका पा रहा है तो धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि उनके एक्सेस हो जाते हैं वीडियोस तक, उनके फाइल फोटोज तक, वो उन फोटोज को यूज करके मॉर्फ करके कुछ उनका मिसयूज करके फिर धमकी देने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको एक्सेस करके उनका ग्रुप बनाते हैं और उसमें जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसको बदनाम करने की हर कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन सोइमल जी, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं साइबर फ्रॉड का, एक बहुत ही जीता जागता इस तरह की चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे इसको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए? ये बहुत बड़ा मामला, लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछले साल 2 सितंबर को आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के ऊपर एक रेगुलेटरी गाइडलाइंस लागू की और इसके आधार पर जितने शिकायत आते इसको ऊपर आज तक कोई एक्शन कुछ नहीं हुए। तो ये भी एक मामला है कि आरबीआई को बड़ा सख्त होना का इस मामले में। अगर आप देखें तो इस साल 31 मार्च तक, पिछले साल अप्रैल से 1062 कंप्लेंट्स आरबीआई के पास गए इस तरीका के डिजिटल लोन्स की ऐप की ऊपर। तो मुझे तो पहले लगता है कि रेगुलेटर को और बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई के बीच में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये इनके बीच में एक क्लियर एक कदम होना चाहिए कि किस तरीका से ये सारे एप्स को प्ले स्टोर जैसे एंटिटी के साथ पहले से एक सख्त गाइडलाइंस रहे कि इसी तरीका से ये एप्स आएंगे। क्लियर है कि कोई ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कोई लोन नहीं दे सकते, ये तो रेगुलेटरी हिसाब से बड़ा क्लियर है। अब बात आती है कि जब ये आ रहा है तो ये प्ले स्टोर जब ऐसे एंटिटीज को रजिस्टर करते हैं, क्या कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं? और अगर नहीं रख रहे तो इनके ऊपर भी पेनल प्रोविजंस होना चाहिए। आज तक अगर आप देखें तो ये कोई कदम इस तरीका से नहीं हुआ। मुझे लगता है कि रेगुलेटरी लेवल में पहली कदम में इसको बड़ा सब तरीके से। दूसरी बात है कि पब्लिक अवेयरनेस इस तरीके के एप्स के बारे में बड़ा कठोर तरीका से, ये जितने सारे बैंकिंग इकोसिस्टम है, मुझे लगता है कि जितने सारे बैंक्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं उसके एक पर्टिकुलर 5% या 2% ये बजट इसी चीज को एजुकेशन पर्पस के पब्लिक के लिए रखे, क्योंकि लोग इसकी ललकारा में पड़ जाते हैं। बड़ा आसानी से सोचते हैं कि नेट के माध्यम से आ रहा है या प्ले स्टोर ने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ होगा, जो तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद जो जी अनिल सर, आखिर में चूंकि समय की कमी है, हालांकि सोइमल जी कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि लोगों को फाइनेंशियली भी जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन जो रेगुलेटर का जो रोल है, आरबीआई का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, वो कैसे अपना रोल प्ले करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग मामले आ रहे हैं सामने, अब इस पे चुपचाप बैठने का वक्त नहीं है। आचार्य जी ने बहुत अच्छे से इसको बताया कि सबसे पहले इन एप्स को बैन करने के साथ साथ ये रोज जैसे शतुर्मुर्ग होता है ना, रोज पैदा हो रहे हैं, तो एक ऐसा करना चाहिए कि प्ले स्टोर में ये ऐप आने ना पाए, और जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो प्ले स्टोर में इस तरह के एप्स डालते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें भागीदारी कहीं ना कहीं। दूसरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम जो बैंक्स, आरबीआई, हमारे जितने भी तमाम जो हमारा सिस्टम है बैंकिंग का वो करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम में इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं और ऐप के थ्रू जो फ्रॉड है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए कि आपको इन तरह के लोन के ऐप में पढ़ना नहीं है, और ये लोन के ऐप इलीगल हैं, ये अलाउड नहीं है। एक बार आप इनके चक्कर में पड़ गए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो मोटी बात ये इस प्रोग्राम के जरिए हम दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमारे दोनों मेहमान कर रहे हैं, कि इस तरह के एप्स को ये परमिशन नहीं है लीगली, ये आपको लोन देने के लिए ये नहीं है।
अगर आपको लोन चाहिए तो गवर्नमेंट के पास जाइए, बैंक के पास जाइए, एनबीएफसी के पास जाइए। इस तरह की चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने का काम करते हैं, आपको परेशान करने का काम करते हैं। इसलिए आप झटपट लोन के चक्कर में आप इसके जाल में फंसते चले जाते हैं, फिर आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह के लोन से बचें, फटाफट लोन वाले ऐप से बचें, लिटरेट हों, खुद को भी लिटरेट करें, दूसरों को भी लिटरेट करें, और तभी आप इससे बचकर रह सकते हैं। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और सुमल भट्टाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।